अब आते हैं आप लोगों के परमुटेशन कॉम्बिनेशन, आपका फेवरेट टॉपिक। अब पॉइंट यहाँ पे ये है, मैंने इसकी पिक्चर एक डाल दी थी, सॉरी वीडियो मैंने आप लोगों के ग्रुप में लिंक भी भेज दिया था। एक चीज मैं रिकॉल करवा दूं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं। बेटा आप लोगों के नोट्स जो हैं वो मैंने भेज दिए, और आप लोगों के जो नोट्स हैं उसमें ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन। ये पीडीएफ फाइल अपने पास डाउनलोड कर लीजिएगा। पता नहीं आप लोगों ने क्लास में नोट्स बनाए हैं नहीं बनाए हैं, जिसने बनाया है बहुत अच्छी बात है, जिसके नहीं बने हुए तो वो इनको डाउनलोड कर ले और अपने पास जो है वो रख ले। राइट, तो इसके अंदर सारे चीज़ें कवर हुई हुई हैं। क्वेश्चंस भी मैंने इसी शीट में सॉल्व किए हुए थे। ओके, मैंने जो आपको एक रिकॉल देना है, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं। अक्सर बच्चे मुझे क्वेश्चन भेजते हैं और वो इस कॉन्सेप्ट पे लैक करते हैं। एक तो मैंने जब आप लोगों को परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, मैंने दो चीजें बताई थी। मैंने कहा था ये जो ऑल वाला सिनेरियो होता है, इसको जेन में याद रखना है। अगर तो दो का केस हो तो हम लोग कहते थे, हम लोगों ने सॉल्व करके किया था, मैंने कहा था टुगेदर फाइंड करके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में से माइनस कर दें, या फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स लेके पोजीशनिंग को मार्क कर दें। दोनों से आंसर ठीक आता है अगर दो का केस है। नॉट टुगेदर अगर फाइंड करना है और मोर देन टू है, तो गौर से आंखें खोल के पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर तो उसने ऑल लिखा हुआ है तो डिफरेंट सोल्यूशन होगा, अगर उसने ऑल का वर्ड नहीं यूज किया हुआ तो फिर डिफरेंट है। अगर उसने कहा है नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, तो इसका मतलब यह है कि आपने पोजीशनिंग मार्क करनी होती है कि भाई 6 पोजीशंस है, उसमें से 3 को प्लेस करना है और बाकी उनकी 5 फैक्टोरियल है। अगर उसने कहा है नॉट ऑल नेक्स्ट टू ईच अदर, उस केस में हम करते हैं कि टुगेदर का निकाल के टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में से माइनस करना है। पहली चीज तो ये परमुटेशन में नॉट टुगेदर के लिए ये याद रखनी है। सबको ये पॉइंट क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो मुझे अभी बता दे ताकि मैं रिपीट कर दूं। थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। वी नीड दीज कॉन्सेप्ट्स टुडे। ए स्टार क्वेश्चंस पे चलने लगे हम। सबको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर है? ओके जी। फिर उसके बाद द सेकंड कॉम्बिनेशन के अंदर जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज दिस वन। राइट, जो कॉम्बिनेशन में आपको एग्जामिनर ट्रिक कर सकता है। ये वो चीजें हैं जिसपे एग्जामिनर ट्रिक करता है हमें। बेटा याद रखें, अगर वो पूछता है नंबर ऑफ सिलेक्शंस, पहली चीज, जब भी आपके पास नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन का क्वेश्चन आए, रिपीटेड लेटर्स को साइड पे कर देना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे वर्ड था एक्टिवेटेड, इसमें से रिपीटेड लेटर टी और ए को मैंने साइड पे कर दिया था। ठीक है, रिमेनिंग मैंने देखे, रिमेनिंग 5 रहते थे। उसने कहा है मोर टीज देन एज। अगर उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है खाली सिलेक्शन का, तो फिर आपने नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। जो एम्प्टी स्पेसेस हैं उनके लिए हम लिखते थे, यहां पे आपके पास 4 प्लेस होने हैं, 5 में से 4 कैसे आएंगे। फिर यहां पे 3 प्लेस होने हैं, 5 में से 3 कैसे आएंगे। यहां पे 2 की पोजीशन है तो 5 में से 2 कैसे आएंगे। सिलेक्शन अगर पूछा है तो खाली एम्प्टी स्पेसेस के कॉम्बिनेशंस लिखने हैं और कुछ भी नहीं लिखना है। अगर यहां पे उसने पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अगर प्रोबेबिलिटी पूछता है तो फिर जो रिपीटेड लेटर्स हैं उनके कॉम्बिनेशंस को भी मार्क करना है। यू कैन सी दैट मैंने एम्प्टी के लिए भी लिखा है 5 में से 4, और ये जो 2C1 है ये मेरे रिपीटेड लेटर्स की कॉम्बिनेशन है कि 2 में से 1 यहां पे आ रहा है। प्रोबेबिलिटी में रिपीटेड को इंक्लूड करना है, नंबर ऑफ सिलेक्शंस में आपने रिपीटेड लेटर्स को इंक्लूड नहीं करना है। ये आपके पास सेकंड मोस्ट परमुटेशन में 2 चीजें जो है ना उस पे एग्जामिनर ट्रिक करता है। एक नॉट टुगेदर वाला जो मैंने अभी रिपीट किया है, कॉम्बिनेशन में इस चीज पे। ये 2 चीजें अगर आप अपने पास कर लो ना स्ट्रॉन्ग, आपका कॉम्बिनेशन परमुटेशन का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। सबको यहां तक क्लियर है? थम्स अप आने चाहिए मुझे इस पॉइंट पे सबके। किसी को नहीं सब याद आ रहा है या भूल गया हुआ है तो पूछ ले दोबारा, ताकि मैं उसको भी क्लियर आउट कर दूं। ओके, अब आए जी क्वेश्चंस पे चलते हैं। फिर आप लोगों को एक क्वेश्चन मैंने करवाना है, वो क्लास में मैंने करवाया था, उसका एक पार्ट रहता है वो मार्किंग स्कीम में भी गलत दिया हुआ है। अभी दिखाता हूं आप लोगों को। एवरीबडी टेक 2 मिनट्स, ट्राई दिस क्वेश्चन। आइए जी अब सॉल्व करते हैं, गौर से देखिएगा। उससे हमें कहा क्या है, कहता है ग्रुप ऑफ 15 फ्रेंड्स विजिटर विजिट्स एन एडवेंचर पार्क। ठीक है, कहता है दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 फैमिलीज। 15 फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं बेसिकली। सबसे पहली फैमिली है आपकी मिस्टर एंड मिसेस
कैनी, और इनके जी 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4। सी से मैंने जो रिप्रेजेंट किया है दैट इज चिल्ड्रंस। टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने लोग बन गए, 6 बंदे बन गए। फिर दूसरी फैमिली है मिस्टर एंड मिसेस लीजो, और इनके जी 3 बच्चे हैं, 1 2 3। कितने लोग बन गए, 5 लोगों की ये फैमिली बन गई। 5 + 6 दैट इज मेक्स अस टू 11। फिर है जी मिसेस मार्टिन एंड हर चाइल्ड, मिसेस मार्टिन और उनका एक बच्चा है, तो ये भाई 2 लोग ये बन गए। उसके बाद मिस्टर एंड मिसेस नाइन्टीज, तो ये आपके पास 2 लोग ये बन गए। 15 लोगों की फैमिली पूरी होगी। कहता है द ग्रुप ट्रेवल्स टू द पार्क इन 3 cars, on one containing 6 people, one containing 5 and one containing 4 people। ठीक है जी, ये लोग गाड़ी में जा रहे हैं, 3 गाड़ियां, ठीक है। कहते हैं द कार्स आर ड्रिवन बाय मिस्टर लीजो, ठीक है, Mrs. Martin and Mr. Nantes respectively. In how many different ways can be remaining 12 members of the group can be divided between the 3 cars? गौर से देखिएगा। 1 2 3। These are the 3 cars जिसमें ये लोग जाएंगे। पहली कार जो है वो मिस्टर कौन चला रहा है जी, मिस्टर लीजो। ये मिस्टर लीजो ड्राइव कर रहे हैं, ये मिसेस मार्टिन ड्राइव कर रही हैं, और ये वाली जो आपके पास है ये मिस्टर नाइन्टीज ड्राइव कर रहे हैं। पहली गाड़ी में जो जगह है वो 6 लोगों की है, दूसरी गाड़ी में जो जगह है वो कितने लोगों की है, 5 लोगों की है, और तीसरी गाड़ी में जो जगह है वो 4 लोगों की है। सबको यहां तक सॉर्टेड है? तो 6 + 5 11 + 4, आपके टोटल नंबर ऑफ पीपल 15 हैं। आपने इनको एडजस्ट करना है। गौर से देखिएगा कैसे होगा आपके पास। भाई एक चीज तो फिक्स है, ये और ये तो ड्राइव कर रहे हैं, इनकी चेंजेस कुछ नहीं हो सकती। क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, और कितने लोगों की जगह है इस वाली गाड़ी में, पहली वाली गाड़ी में 5 लोगों की और जगह है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं जो 12 लोग हैं, टोटल आपके पास 12 लोग हैं, उससे कोई कंडीशन नहीं दिखाई है। टोटल 15 थे, 3 तो ड्राइव कर रहे हैं, पीछे जो रह गए वो 12 है। कोई कंडीशन नहीं है कि ये वाला बंदा इधर जाके बैठेगा, जैसे हमने जॉन एंड सारा वाला क्वेश्चन किया था, कोई एज सच कंडीशन नहीं है भाई, रैंडमली फिट होने। तो क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, 12C5। 12 में से 5 लोग यहां पे जाके बैठ गए, पहली वाली गाड़ी फुल हो गई। सारे यहां तक एग्री करते हैं? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे सबके। मल्टीप्लाई बाय 5 लोग, 12 में से 5 लोग चले गए, पीछे कितने रह गए, 7 रह गए। 7C, इस वाली गाड़ी में कितने लोगों की अभी जगह रहती है, दैट इज गोइंग टू बी 4। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 7C4 मल्टीप्लाई बाय, इस वाली गाड़ी में 4 थे, एक मिस्टर नाइन्टीज, 3 लोगों की इधर अभी भी जगह है। तो यहां पे क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी लेफ्ट विथ 3C3। किस किस का ये ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। थम्स अप करके मुझे बताएं, हाथ रेज करके, सॉरी हाथ रेज करके बताना है। शाबाश, गुड हो गया, 3 मार्क्स कंफर्म हो गए आप लोगों के। ओके जी, अब आते हैं नेक्स्ट पे। कहता है द ग्रुप एंटर्स द पार्क बाय वॉकिंग थ्रू द गेट्स ऑन 1 एट अ टाइम। ठीक है भाई, वो आप पार्क के अंदर एंटर हो रहे हैं, 1 एट अ टाइम जाएंगे। ऐसे नहीं है कि सारे जाके गेट तोड़ना शुरू कर देंगे, नो, 1 एट अ टाइम दे आर गोइंग टू मूव, और 1 एट अ टाइम दे आर गोइंग टू बी मूविंग। पार्क के अंदर अब वो एंटर कर रहे हैं। गौर से सबने सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्या होगा हमारे पास, एवरीबॉडी ओवर हियर। अगर हम यहां पे देखें तो उसने हमें कहा यह है, कहता है इन हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर्स कैन दी 15 फ्रेंड्स गो थ्रू द गेट इफ मिस्टर लीजो गोज फर्स्ट एंड ईच फैमिली सेज टुगेदर। वो कह ये रहा है कि भाई 15 लोगों ने गेट को एंटर करना है, लेकिन मिस्टर लीजो गोज फर्स्ट। मिस्टर लीजो जो है वो सबसे पहला बंदा जो कि एंटर करेगा,
सारी फैमिली शुड स्टे टुगेदर। स्टे टुगेदर का मींस ये फैमिली जो है वो कलेक्टिवली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि 15 के 15 लोग बीच में मिक्सअप हो गए हैं और कहीं ना कोई पहले जा रहा है कोई बाद में जा रहा है, नहीं, फैमिली सारी इकट्ठी जाएंगी। मिस्टर लीजो जो है वो पहले जाएगा। सबको क्वेश्चन क्लियर है? थम्स अप आने चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। ओके, गौर से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ रहा हूं मैं बी पार्ट पे। फर्ज कर लें ये हमारा गेट है, राइट, दिस इज माई गेट। यहां से वन आफ्टर द अदर सबने जाना है। मिस्टर लीजो ये फर्स्ट बंदा है, ठीक है, इसने सबसे पहले जाना है और फैमिली स्टेज टुगेदर। गौर से देखिएगा, सबसे पहले यहां पे इसके बाद आ गई जी मिस्टर लीजो। इनके कितने बच्चे थे जी? मिस्टर एंड मिसेस लीजो के 3 बच्चे थे। तो यहां पे इनके आगे क्या आ जाएगा? 1 चाइल्ड, सेकेंड एंड थर्ड। इन्होंने सबसे पहले एंटर करना है, तो इनको पहले किया मिस्टर लीजो को, उसके बाद मिसेस आ गई, फिर 3 बच्चे आ गए, राइट। अब एक चीज यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। मिस्टर लीजो जो है उन्होंने पहले एंटर होना है। इनकी जो फैमिली है उनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फैमिली शुड स्टे टुगेदर। पहले 3 बच्चे आ जाए, एंड में मिसेस चली जाए, वो भी कोई मसला नहीं है, फैमिली शुड स्टे टुगेदर। तो इसके लिए मैं क्या कह सकता हूं, इन चारों की, ये जो मिसेस है और 3 बच्चे, इन चारों की आपस की अरेंजमेंट के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी 4 फैक्टोरियल। सारे यहां तक एग्री करते हैं? थम्स अप आने चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। बेटा लिखना छोड़ दे, इधर फोकस करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। कोई लिखेगा नहीं, किसी को समझ नहीं आ रहा प्लीज पूछते जाइएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मिस्टर एंड मिसेस। फैमिली साथ रहेंगे तो मिस्टर लीजो भी बॉक्स में नहीं ऐड होंगे? नहीं, पढ़ो, उसने कहा है इफ मिस्टर लीजो गोज फर्स्ट। मिस्टर लीजो ने सबसे पहले गेट से एंटर होना है और फैमिली उनके साथ होगी। मिस्टर लीजो आगे जाएंगे, फिर मिसेस है, फिर बच्चे हैं। ये हो सकता है मिस्टर लीजो हो, उसके बाद तीनों बच्चे आ जाए, फिर एंड में मिसेस हो जाए, या ये हो सकता है मिस्टर लीजो आगे होंगे, बच्चे 2 आ जाए, फिर मिसेस आ जाए, एंड में एक बच्चा चला जाए, ये हो सकता है। लेकिन मिस्टर लीजो शुड बी द फर्स्ट, उसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, इन्होंने आगे ही रहना है। ठीक होगी बात? यस सर, ओके। ओके, अब नेक्स्ट मैं कह रहा हूं मिस्टर एंड मिसेस कैनी। ये वाली जो फैमिली है ये नेक्स्ट आ रही है। ये लो जी, यहां पे लिख दिया मिस्टर एंड मिसेस कैनी। इनके 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4। इस पूरे को मैंने बॉक्स आउट कर दिया। इनके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि जी इनके जो मिस्टर हैं वो पहले जाएंगे, नहीं, कोई भी जा सकता है। तो इनके लिए कितना होगा? 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल आ गए जी 6 लोग। इनके लिए स्ट्रेट अवे मैं कर दूंगा 6 फैक्टोरियल, क्योंकि इनके लिए नहीं है कि मिस्टर इनके पहले एंटर करेंगे, भाई ये किसी भी तरीके से करें, लेकिन ये वाली पूरी फैमिली इकट्ठी होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल। सबको ये वाला पॉइंट क्लियर है? थम्स अप आने चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। ओके, उसके बाद मैं कह रहा हूं फिर आई जी मिस्टर मिसेस मार्टिन और उनका बेटा, बच्चा जो भी है, मिसेस मार्टिन एंड हिज चाइल्ड, ये दूसरे आ गए। इनके क्या होगा? ऐसे भी हो सकता है पहले चाइल्ड चला जाए, बाद में मिसेस मार्टिन चला जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 2 फैक्टोरियल, उसके लिए भी आ गया। सबको यहां तक क्लियर है? उसके बाद है मिस्टर एंड मिसेस लास्ट वाले 90s, इनके लिए आते हैं मिस्टर एंड मिसेस 90s। इनका बॉक्स बना दिया। अब ये भी 2 लोग हैं, तो इनके लिए क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी 2 फैक्टोरियल। यहां तक सबको क्लियर है? अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, 3 मार्क्स हैं, अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। यहां तक सबको क्लियर है? ओके, क्वेश्चन कंप्लीट कैसे होगा? देखो बेटा, अभी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ नहीं है। क्वेश्चन कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यहां पे अभी भी एक अरेंजमेंट रहती है। कोई बताएगा वो क्या होगी? सर मिस्टर कैनी
कैनी मार्टिन और नेंटिस की आपस की वो ये आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही बेटा। नेंटिस पहले चला गया वो सारा सारा एक अरेंजमेंट जो अभी भी रहती है वो कौन सी है? दैट इज गोइंग टू बी द अरेंजमेंट ऑफ दीज थ्री फैमिलीज। ये जो तीन फैमिलीज हैं इनकी आपस की अरेंजमेंट रहती है। वो आपस की अरेंजमेंट क्यों रहती है? क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि जी मिस्टर लीजो वो पहले गेट को एंटर करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है उनकी फैमिली तो उनके साथ जाएगी और फैमिली ने स्टे टुगेदर करना है। बाकी जो आपके पास ये वाली तीन फैमिलीज हैं इनके लिए कुछ नहीं बताया गया था। मैंने ये किया कि मिस्टर एंड मिसेस कैनी को नेक्स्ट किया, फिर मिसेस मार्टिन और उनके बेटे को नेक्स्ट किया, फिर मैंने 90s वालों को किया है। ऐसा भी तो हो सकता है मिसेस मार्टिन वाले, ये जो रेड वाले हैं ये पहले चले जाए, उसके बाद मिसेस कैनी आ जाए, फिर मिसेस 90s आ जाए, ये भी हो सकता है। तो इन तीनों की आपस की अरेंजमेंट के लिए हम क्या करेंगे? दैट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद 3 फैक्टोरियल। दैट इज गोइंग टू मेक अस द फाइनल आंसर। तो मेरा फाइनल आंसर बनेगा क्या? मेरा फाइनल आंसर बनेगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल हुआ है। ये जो तीन फैमिलीज हैं 1 2 और ये 3, इन तीनों की आपस की अरेंजमेंट। भाई ये भी तो हो सकता है मिसेस मार्टिन और उनका बच्चा नेक्स्ट फैमिली हो, और ये जो मिस्टर एंड मिसेस कैनी है ये एंड में जाके पार्क के अंदर एंटर हो रहे हो। तो इन तीनों की जो आपस की अरेंजमेंट है उसके लिए हमने 3 फैक्टोरियल किया है। सबको यहां तक क्वेश्चन, सबको यहां तक क्लियर है? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे सबके। किसका ठीक है हाथ रेस करके बताए। शाबाश, गुड। ओके जी। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। कहते हैं इन अ ग्रुप, सॉरी, इन द पार्क द ग्रुप एंटर्स अ कंपटीशन व्हिच रिक्वायर्स अ टीम ऑफ 4 एडल्ट्स एंड 3 चिल्ड्रंस। ठीक है, लेट मी ऐड अ पेज ओवर हियर। ओके, कहते हैं इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ टीम बी चोजन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 15 सो दैट 3 चिल्ड्रंस आर ऑल फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज। अच्छा, नाउ दिस इज द मेन क्वेश्चन। कहता है जी आपको 4 एडल्ट्स और 3 चिल्ड्रंस लेने हैं। सी पे आ गए हम। 4 एडल्ट्स, एडल्ट्स आपको चाहिए 4 और चिल्ड्रंस आपको चाहिए कितने? 3। लेकिन चिल्ड्रंस के लिए कंडीशन ये है तीनों अलग अलग फैमिलीज से आने चाहिए। ओके, गौर से देखिएगा, हमारे पास एडल्ट्स हैं कितने? मिस्टर एंड मिसेस कैनी 1 2, 1 2 3 4, मिसेस मार्टिन 5, मिस्टर एंड मिसेस 90s ये 6 और ये आ गए 7। मेरे पास 7 एडल्ट्स हैं टोटल। इनमें से मुझे 4 चाहिए, तो क्या लिखूंगा मैं? दैट इज गोइंग टू बी 7, सी क्या आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय, उसने कहा है 3 चिल्ड्रंस आने चाहिए लेकिन तीनों अलग अलग फैमिली से आने चाहिए। तो यहां पे अगर हम देखें तो पहले मिस्टर एंड मिसेस कैनी के 4 बच्चे हैं, इनमें से एक आ जाए तो क्या लिखूंगा मैं उसके लिए? दैट इज गोइंग टू बी 4C1 मल्टीप्लाई बाय मिस्टर एंड मिसेस जो कैनी है उनके 3 बच्चे हैं, उनमें से भी एक आ जाए, अलग अलग फैमिली से करना है, तो क्या बनेगा? दैट इज गोइंग टू बी 3C1। मिसेस मार्टिन और उनका एक बच्चा है तो उनमें से एक ही आ जाए तो 1C1 हो जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर अस। किसका ठीक है? हाथ रेज करके बताएं। शाबाश, गुड हो गया। आई होप ये आप लोग खुद कर रहे हैं, किसी ने मार्किंग स्कीम ना खोली हो। ओके जी, वेरी गुड, शाबाश जी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। सबको यहां तक क्लियर है बेटा? क्वेश्चन थम्स अप चाहिए मुझे सबके, बाकियों को क्लियर है? शाबाश। ओके, फिर कहते हैं इन हाउ मेनी वेज कैन द टीम बी चोजन सो दैट एटलीस्ट वन ऑफ मिसेस, डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बनाएंगे। सॉरी अरे ये इसमें हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस नहीं बनाएंगे। क्यों? हम पहले स्टेट नहीं करेंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस।
बेटा हमें क्या पता कौन सा है, टोटल 7 एडल्ट्स हैं, उनमें से 4 चाहिए, तो 7C4 कर दिया भाई। कोई उसने ये थोड़ी कहा है कि ये वाला जो है मिसेस कैनी या मिस्टर कैनी ये आने मस्ट है, ऐसा कुछ नहीं कहा है। उसने कहा भाई 7 एडल्ट्स हैं, उनमें से 4 आ जाए। 3 चिल्ड्रंस के लिए उसने कहा है कोई तीनों फैमिलीज में से एक एक आ जाए, तो वो हमने कर तो दिया। ठीक है, ओके सर। ओके जी। फिर उससे कहा इन हाउ मेनी वेज कैन द टीम बी चोजन सो दैट एटलीस्ट वन ऑफ मिस्टर कैनी और मिस्टर लीजो इज इंक्लूडेड। कहते हैं इन हाउ मेनी, अभी भी आपको जो टीम बनानी है उसमें 4 एडल्ट्स होने चाहिए, 3 चिल्ड्रंस हैं। अब यहाँ पे चिल्ड्रंस की कंडीशन नहीं है, चिल्ड्रंस जैसे मर्जी आ जाए, राइट। अभी भी आपको 4 एडल्ट्स चाहिए, 3 चिल्ड्रन चाहिए। अब यहाँ पे चिल्ड्रंस की कोई कंडीशन नहीं है। अब यहाँ पे जो आप बात कर रहे हो ना हफी, वो अब आएगा। कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम बी चोजन सो दैट एटलीस्ट वन ऑफ मिस्टर कैनी और मिस्टर लीजो इज इंक्लूडेड। गौर से देखें। अब आते हैं डी पार्ट पे। एडल्ट्स अभी भी हमें कितने चाहिए? 4। चिल्ड्रंस अभी भी हमें कितने चाहिए? 3। अब लेकिन ये है कि आपके पास चिल्ड्रंस की कोई कंडीशन नहीं है, तो टोटल काउंट करो चिल्ड्रंस हैं कितने। 1 2 3 4 5 6 7 और एक मिस्टर मिसेस मार्टिन का जो है वो कितने बन गए? 8। टोटल हमारे पास 8 है, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गौर से देखिएगा। 8 चिल्ड्रंस हैं, C3 कर देते हैं। 8 में से 3 भाई किसी भी तरीके से आ जाए 3, हमें अब कोई कंसर्न नहीं है। तो 8C3 तो ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय। अब उसने हमें क्या कहा है? उसने कहा है कि आपके पास, गौर से देखें, उसने कहा है एटलीस्ट वन ऑफ मिस्टर कैनी और मिस्टर लीजो इज इंक्लूडेड। एटलीस्ट वन का मतलब यह है इन दोनों में से एक ना एक या दोनों। ठीक है, एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है? कम से कम एक या दोनों। तो वो हमारे पास क्या बनेगा? गौर से सारे देखें इधर। फर्स्ट मैं कह रहा हूं कि मिस्टर कैनी जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, मिस्टर लीजो इंक्लूडेड है, राइट। टोटल आपको कितने एडल्ट्स चाहिए? टोटल जो आपको एडल्ट्स चाहिए वो 4 हैं, तो इनमें से एक मिस्टर लीजो को मैंने इंक्लूड कर दिया। पीछे कितने एडल्ट्स पिक करने वाले रह गए मेरे? कितने एडल्ट्स रह गए? 3। शाबाश। कोई मुझे बताएगा कि जो रिमेनिंग 3 है जो मुझे पिक करने हैं वो कितने में से होंगे? हाउ मेनी एडल्ट्स में से होंगे? कितने एडल्ट्स में से पिक करने पड़ेंगे? 5। क्यों? की कंडीशन ऑलरेडी ले रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सॉरी, दोबारा बोलो। सर क्योंकि हम कैनी और मिस्टर कैनी और लीजो को तो ले रहे हैं ना, तो फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यस, पॉइंट इज दैट टोटल जो आपके पास एडल्ट्स है ना, टोटल वो है जी 7। ये देखो पिछले पार्ट में हमने लिए भी थे, राइट। अब मिस्टर कैनी और मिस्टर लीजो को हमने सेपरेट आउट कर दिया है, उसमें से मिस्टर लीजो तो आ रहे हैं, तो रिमेनिंग जो आपके पास रह गए हैं वो कितने लोग रह गए? एडल्ट्स में वो 5 है। इन 5 में से रिमेनिंग पिक करने हैं, तो क्या बनेगा मेरे पास? दैट इज गोइंग टू बी 5C3, राइट। ये एक सिनेरियो बना है। अब आते हैं सेकंड केस पे। जैसे मैं केसेस बनाता होता हूं कॉम्बिनेशन में, आप भी वैसे ही बनाए। क्या बनेगा? अब मैं कहता हूं जी मिस्टर कैनी आ रहे हैं, मिस्टर लीजो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा? 8C3 आएगा मल्टीप्लाई बाय, इधर क्या करेंगे हम? ऑब्वियसली बात है मिस्टर कैनी को इंक्लूड कर रहे हैं, रिमेनिंग 5 में से अभी भी 3 चाहिए होंगे, तो 5C क्या कर दूंगा? 3। सबको यहां तक क्लियर है? थम्स अप आने चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। ओके जी। थर्ड सिनेरियो, उसने कहा है एटलीस्ट वन, भाई दोनों के दोनों आ जाए तब भी हमें एक्सेप्टेबल है। तो क्या बनेगा हमारे पास? मैं अब कहता हूं कि मिस्टर कैनी भी आ रहे हैं और मिस्टर लीजो भी आ रहे हैं, दोनों को इंक्लूड कर लिया। एटलीस्ट वन है, बोथ कह रहा हूं मैं, बोथ इंक्लूडेड, राइट। तो क्या बनेगा? अब चिल्ड्रंस तो 8C3 ही करूंगा मल्टीप्लाई बाय। अब क्या करना पड़ेगा मुझे? नेक्स्ट जो आपके पास रिमेनिंग कितने लोग रह गए, कितने एडल्ट्स पिक करने हैं?
सर 5C2 होगा। शाबाश, सो दैट इज गोइंग टू बी 5C आपके पास आ जाएगा 2। इसको हम सॉल्व आउट कर देंगे, दैट इज गोइंग टू गिव अस द आंसर फॉर अस। किसका डी पार्ट ठीक है? शाबाश, गुड हो गया। So this is how you are supposed to solve this question. Yet again, it's a very good question, जिसके अंदर उसने पूरा क्वेश्चन जो है ना वो घुमा के दिया हुआ है हमें। सारों को यहां तक क्लियर है? एवरीबडी सॉर्टेड विद दिस क्वेश्चन? बेटा थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। सर ये वाला पार्ट दोबारा समझा दें। कौन सा वाला पार्ट बचे? डी पार्ट। डी पार्ट में मुझे उससे कहा यह है कि 4 एडल्ट्स चाहिए, 3 चिल्ड्रंस हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एटलीस्ट 1, उसने कहा है मिस्टर कैनी या मिस्टर लीजो में से एटलीस्ट 1 आने चाहिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मिस्टर कैनी को हमने एक्सक्लूड आउट किया, मिस्टर लीजो को पिक किया। तो 5 में से 4 में जो आपके पास एडल्ट पिक करने हैं उसमें से 1 एडल्ट इंक्लूड हो गया, 3 रह गए। तो 5C3 कर दिया। एडल्ट चिल्ड्रंस आपके पास 8 है, उनमें से 3 चाहिए। इसके बाद हमने क्या किया, मिस्टर कैनी के इंक्लूड किया, मिस्टर लीजो को इंक्लूड नहीं किया, तो 5 में से 3 किया। और लास्ट में हमने किया कि दोनों को इंक्लूड कर दिया, तो 2 रिमेनिंग आपको उठाने हैं, विच इज गोइंग टू बी 5C2। दैट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर अस। सबको यहां तक सॉर्टेड है? जी शोजा पूछो, क्या पूछ रहे हो? सर ये कितने मार्क्स का है ये क्वेश्चन, जरा बता दें। ये रहा बेटा, फर्स्ट 3, 3, 6, 8 और 11 मार्क का है। ओके सर। ईयर भी लिखा हुआ है, मई जून 2022, 5-3 है। एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? एक और क्वेश्चन करते हैं। वैसे तो इसके जो 3rd पार्ट्स थे वो मैंने क्लास में करवाए थे, लेकिन मैं वो दोबारा करवाऊंगा क्योंकि इसका जो मेन पार्ट है वो ये डी पार्ट है। ये क्लास में हमने नहीं किया था और ये रहता था, राइट जी। तो इसको हम करते हैं और इसके बाद फिर देखते हैं कि जी हमारे पास क्या क्वेश्चन है। ये मैं एक रिकमेंड करूँगा आपको, आप लोगों को बहुत वो होता है मार्किंग स्कीम का आपको एग्जामिनर की गलती भी आइडेंटिफाई करवाते हैं आज। एक काम करें, सारे इस क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम सारे खोल लें अपने पास, सारे इस क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम खोल लें। ऊपर ईयर लिखा हुआ है मई जून 2022, 5-2, क्वेश्चन नंबर 6। मार्किंग स्कीम कोई देखेगा नहीं, सिर्फ आंसर टैली करने हैं। मैंने एक चीज आप लोगों को बतानी है, वो शिट आए जी सॉल्व करते हैं। ये मैं आपसे नहीं करवाऊंगा और उसकी रीजन है, इसके फर्स्ट ABC तो हमने सॉल्व कर लिया हुआ है, लेकिन फिर भी दोबारा करेंगे। गौर से देखो, कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द 9 लेटर्स इन द वर्ड क्रोकोडाइल। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें, कोई मुझे बताएगा कैसे सॉल्व होगा? ए पार्ट तो बहुत आसान है। क्या करेंगे? 9, उसने कहा है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 9 लेटर्स इन द वर्ड। क्या होगा? ये तो बहुत आसान है, जल्दी से बताएं। सर 9 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल। क्यों जी? सर क्योंकि रेपिटेशंस आ रही हैं जी, तो सिंपल सा हमारे पास रूल था, जितने लेटर्स होते हैं हम उसके लिए क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 2 रेपिटेशंस है O की और आपके पास 2 C भी रिपीट हो रहे हैं, तो वो मेरे पास क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, कैलकुलेटर पकड़ लेता हूं मैं, दिस इज गोइंग टू बी 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 विच इज, ये आ जाता है, राइट। ये तो हमने सॉल्व कर लिया। गौर से देखिएगा, उसके बाद उसने कहा है, बी पार्ट पे चलते हैं। फिर उससे हमें कहा है, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द 9 लेटर्स इन द वर्ड क्रोकोडाइल इन विच
देयर इज C at each end and the two O's are not together. अच्छा, टू O's उसने कहा है नॉट टुगेदर होने चाहिए, राइट जी। अब याद रखिएगा C's उसने कहा है ईच एंड पे चले जाएं और टू O's नॉट टुगेदर। यहां पे मैंने एक चीज बताई थी, मैंने कहा था दो का, कल की क्लास में मैंने इसको रिकॉल भी किया है, मैंने कहा है नॉट टुगेदर में अगर दो का केस है जिस मर्जी मेथड से कर लें दोनों से आंसर मिल जाएगा। आप टुगेदर का फाइंड करके टोटल में से माइनस करना चाहते हैं तब भी आंसर आ जाएगा। अगर आपने वो नहीं करना है तो उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन होता है कि जी हम पोजीशंस को प्लेसिंग करते हैं, वैसे कर ले तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। दोनों कंडीशन से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा क्या, वो और से देखिएगा। सबसे पहले उसने हमें कहा है, स्ट्रिप्स ही बना लेता हूं मैं, 9 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे आ गया जी C, यहाँ पे आ गया जी C हमारे पास। उसने हमें कहा ही है, कहता है कि आपके पास जो दो O's हैं दे शुड नॉट बी टुगेदर। तो सबसे पहले टुगेदर कर देते हैं, ये O आ गया, ये O आ गया, दोनों को टुगेदर कर दिया, राइट। तो क्या बनेगा हमारे पास 1 2 3 4 5 और ये आ गया 6, टुगेदर फाइंड कर रहा हूं मैं। क्या बनेगा हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय इन दोनों ओज की आपस की अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रेपिटेशन आपके पास किसकी है 2 फैक्टोरियल दो ओज की। याद रखिएगा मैं जो अब बात कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ इतने पोर्शन की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे सीज को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। उसकी रीजन ये है, उसने कहा है सी शुरू और एंड में फिक्स्ड है, दे शुड बी फिक्स्ड ओवर हियर, तो उनको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, मैं अंदर वाले बॉक्स की बात कर रहा हूं। तो ये टुगेदर की हमारे पास आ जाएगी। हमें नॉट टुगेदर निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैसे निकलेंगे, टोटल अरेंजमेंट्स वो आपके पास क्या बनेंगी, दैट इज गोइंग टू बी 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, ये जो मेरे पास दो सीज हैं, ये वाला और ये वाला, इनको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। उसने कहा है ये फिक्स है, स्टार्ट और एंड में सीज फिक्स हो गए, तो ये हमने इंक्लूड नहीं किया है, बीच वाले को काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 अरेंजमेंट्स डिवाइडेड बाय 2 ओज रिपीट हो रहे हैं, 2 फैक्टोरियल उसका आ गया। तो हमारे पास नॉट टुगेदर कैसे निकालेंगे, दैट विल बी 7 फैक्टोरियल divided by 2 factorial minus 6 factorial into 2 factorial divided by 2 factorial. So that is going to give us not together. सारों को यहां तक एग्रीड है, थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे सबके। मैं ये क्वेश्चन दोबारा कर रहा हूं, आपने अपने नोट्स में किया हुआ है। सर हम इसमें अरेंजमेंट वाले मेथड से किस तरह सॉल्व करेंगे, वो भी कर देता हूं वो और से देखो, और कर देता हूं मैं यहां पे। सी फिक्स है, राइट। वो और से देखें, बीच में कितने लेटर्स आएंगे, वन 2 3 4 एंड 5, ये लिख दिया मैंने। अब उसने कहा है 2 O's शुड नॉट बी टुगेदर। जो आपके पास 2 O's हैं, 2 O's नॉट टुगेदर, राइट। बेटा ये जो 5 है, इन 5 को मैंने कौन से, देखो सीज फ्रंट और इधर आ गए, ये एक सी आ गया, एक सी इधर आ गया, टोटल 9 थे, 2 सीज इधर लग गए, तो पीछे 7 लेटर्स रह गए। उनमें से भी मैंने जो 2 O's हैं उनको बाहर निकाला है। रिमेनिंग आपके पास कितने रह गए लेटर्स, वो आपके पास कितने लेटर रह गए 1 2 3 4 और 5, ये रिमेनिंग 5 है। इन 5 की आपस की अरेंजमेंट क्या होगी, दैट इज गोइंग टू बी 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो 2 सीज हैं इन्होंने कहां पे पोजीशन होना है, इन्होंने पोजीशन होना है या तो ये यहां पे आ सकते हैं, या फिर 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 यहां पे आ सकते हैं। कितनी पोजीशंस बनती हैं 1 2 3
4, 5 एंड 6। तो क्या कहूंगा मैं, 6 पोजीशंस है, 2 C's ने आना है, तो क्या लिखेंगे हम इसको, 6p2। एग्री करते हैं सारे इस पॉइंट पे? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। दूसरे वाले मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। सबको क्लियर है? डिवाइडेड बाय, रेपिटेशन अपनी जगह पे है, 2 ओज रिपीट हो रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आएगा। इधर से सॉल्व कर लो तब भी सेम आंसर आएगा। कोई बताएगा आंसर क्या आता है? 1800। ऊपर से क्या आता है? 1800। दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। ठीक है हाफी? यस सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, सी पार्ट पे। कहते हैं 4 लेटर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द 9 लेटर्स इन द वर्ड क्रोकोडाइल। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ सिलेक्शंस इन विच सीज आर नॉट द सेम एज ओज। कोई मुझे बताएगा नंबर ऑफ सिलेक्शंस? कल मैंने रिपीट किया था, नंबर ऑफ सिलेक्शंस के लिए मैंने क्या बात बताई हुई है? कोई मुझे बताएगा? यार कल बताया अभी। इसको रिपीटेड लेटर्स को हम लोग टोटल में से माइनस करते हैं। क्या? रिपीटेड लेटर्स को हम टोटल में से माइनस करते हैं। रिपीटेड लेटर्स को टोटल में से माइनस करते हैं? टोटल लेटर्स में से, और फिर उन्हें सिलेक्शन बनाते हैं। ये किसने बताया? सॉरी सर, जो हमने लेने होते हैं उन्हें माइनस करते हैं। सॉरी। नहीं, ये भी नहीं करते हैं सर कॉम्बिनेशन। बेटा, वो तो सिलेक्शन का है। नूर दोबारा सोचो, क्या कह रही हो आप? नंबर ऑफ सिलेक्शंस के लिए मैंने कुछ बताया था। सर अगर तो प्रोबेबिलिटी हो तो जो हम पहले प्लेस करते हैं उसको लिखते हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ सिलेक्शन है तो जो हमने स्टेट किया उनकी हम कॉम्बिनेशंस भी नहीं ऐड करते हम। यार तुम लोगों को ना वो भेज भी दिया है, खुदा के लिए खोल लो PDF जाके। कल मैंने अभी इस चीज को रिपीट भी किया था। ये देखो क्या बताया था मैंने कहा था नंबर ऑफ सिलेक्शंस अगर वो पूछे, जो एम्प्टी स्पेसेस है सिर्फ उसका लिखना है। प्रोबेबिलिटी अगर वो पूछे तो जो रिपीटेड लेटर्स हैं उनके बारे में भी लिखना है, एम्प्टी स्पेसेस का भी लिखना है। दिस वाज द कॉन्सेप्ट। सिंपल सा रूल याद रखें, अगर नंबर ऑफ सिलेक्शंस है तो सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी स्पेसेस का बताना है, रिपीटेड लेटर्स का नहीं बताना है। अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी पूछा है तो ये जो रिपीटेड वाले लेटर्स है इनके बारे में भी बताना है। ये था कॉन्सेप्ट। सबको याद आ गया? थम्स अप चाहिए मुझे। ओके जी, अब मैं ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बड़ी डिटेल से सॉल्व कर रहा हूं, कोई लिखेगा नहीं। सबसे पहले बेटा जब भी क्वेश्चन आए, वर्ड आपके पास क्या है? द वर्ड विच वी हैव इज क्रोकोडाइल। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए ना, रिपीटेड लेटर्स को साइड पे कर दिया करो। क्या क्या रिपीट हो रहा है हमारा? सी आपके पास 2 हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, ओ भी आपके पास 2 हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। इनको तो सबसे पहले साइड लाइन कर दिया करो, ठीक है? उसके बाद अगर 2 सीज निकल गए, 2 ओज निकल गए, रिमेनिंग नंबर ऑफ लेटर्स कितने रह गए? 1 2 3 4 एंड 5। ये लिख दिया करो रिमेनिंग, ठीक है? अब उससे हमें क्वेश्चन में क्या कहा है? कहते हैं 4 लेटर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द 9 लेटर्स। हमें सिलेक्ट जो करने हैं वो 4 लेटर्स करने हैं, ठीक है? लेटर सिलेक्ट कितने करने हैं? वो 4 है। अब स्टार्ट लेते हैं, गौर से सारे देखिएगा। कंडीशन हमारे पास क्या है उसने कही है, कहता है दिस सीज इज नॉट द सेम एज ओज। सीज और ओज सेम नहीं होने चाहिए। सारे इधर देखें गौर से।
पहला सिनेरियो बना रहा हूं मैं, 4 लेटर्स, 1 2 3 4। सीज और ओ सेम नहीं होने चाहिए। पहले मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 2 सीज आ गए, 1 ओ आ गया। सबको यहां तक सॉर्टेड है? सीज और ओ सेम नहीं है, सारे एग्री करते हैं? बेटा सबको एग्रीड है? थम्स अप चाहिए। ओके। अब क्योंकि उसने नंबर ऑफ सिलेक्शंस पूछा है, तो बेटा ये वाले हैं, इनके बारे में नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ ये जो एम्प्टी स्पेस है आपकी, इसका बता देना है। यहां पे आपके पास क्या आएगा, जो रिमेनिंग 5 है उनमें से एक इधर प्लेस हो जाएगा, तो क्या मैं लिखूंगा 5C1। सबको ये वाला एग्रीड है? थम्स अप आने चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। ओके, ये मेरा पहला केस है। दूसरा केस 1 2 3 4 लेटर सिलेक्ट करने हैं। अब मैं कह रहा हूं मेरे पास 2 सीज आ गए, कोई बताएगा क्या लिखूंगा मैं? 5C2। 2 एम्प्टी स्पेस है, नंबर ऑफ सिलेक्शन में सिर्फ एम्प्टी स्पेसेस का बताना है, तो क्या लिखूंगा मैं 5C2। थर्ड सिनेरियो पे चलते हैं, 1 2 3 4। अब मैं कह रहा हूं मेरे पास एक सी आ गया और कोई भी ओज नहीं है। उसने लिखा हुआ है भाई आपके पास जो सीज एंड ओज है वो नॉट सेम आने चाहिए। कोई बताएगा क्या लिखूंगा आगे मैं? क्या आएगा अब? 5C3। शाबाश, 5C3। सबको एग्रीड है यहां तक? थम्स अप चाहिए। ओके जी, कोई मुझे बताएगा फोर्थ केस क्या बनेगा? अब आप भी बताएं केसेस। याद रखिएगा सीज एंड ओज शुड नॉट बी सेम। सिर्फ एक हो। सिर्फ एक ओ, ये लो लिख दिया। क्या लिखूंगा मैं आगे? 5C3। ये क्रॉस वाली जगहों को फिलअप करना है। 5C क्या आ जाएगा? 3। फिफ्थ केस कोई और बताए अब क्या बनेगा? ओज और सीज सेम नहीं होने चाहिए। बोलो यार। जी जी, 2 O's। ये लें, लिखेंगे क्या इसके साथ? 5C2। गुड। सिक्स्थ केस क्या बनेगा? 2 O's and 1 C। 2 O's 1 C। क्या लिखूंगा मैं? राइट जी। अब इसको जरा हम कैलकुलेटर से करते हैं। क्या बनेगा हमारे पास? दैट इज गोइंग टू बी 5। यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? 10। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 5C3 कितना होता है? 10। 5C3 दोबारा से क्या होगा? 10। 5C2 कितना होता है? दैट इज 10। 5C1 दैट इज गोइंग टू बी 5। तो कितना बन गया? 40 एंड देन दिस इज 50। दैट इज द आंसर फॉर अस। बेटा सबको समझ आया है? प्लीज ये गलती मत कर देना पेपर में। सिंपल सा एक मैंने कॉन्सेप्ट दिया है आपको, मैंने सिंपल सा एक्सप्लेन किया है कि भाई आपके पास याद रखना है सिलेक्शन का वर्ड है तो रिमेनिंग एम्प्टी स्पेसेस को लिखाना है बस। अगर उसने प्रोबेबिलिटी का होता फिर मैं ये जो रिपीटेड लेटर्स है इनको भी करना है। इस मेथड को सिंपल सा याद रखें। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इससे आसान ये सॉल्व नहीं हो सकता है, राइट? तो मैंने सबसे इजी क्रैक करके आपको बता दिया। सारों को एग्रीड है? ओके जी, अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। अब कोई लिखेगा नहीं, एवरीबॉडी फोकस ओवर हियर। गौर से देखिएगा। उससे हमें कहा यह है, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द 9 लेटर्स इन द वर्ड क्रोकोडाइल। अच्छा जी, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द 9 लेटर्स इन द वर्ड क्रोकोडाइल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ईच कंटेनिंग 3 लेटर्स इफ 2 C's मस्ट बी इन डिफरेंट ग्रुप। पहले जरा क्वेश्चन को समझो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब कोई लिखेगा नहीं। इसका जो डी पार्ट है, ये सबसे ज्यादा ट्रबल मेकिंग क्वेश्चन था जिस ईयर में ये पेपर आया था। उसने हमें कहा ये है, कहता है जो आपके पास 9 लेटर्स है ना क्रोकोडाइल के, उनको 3 ग्रुप्स में बनाया है। तो ऑब्वियस सी बात है 9 लेटर्स हैं, तो 3 ग्रुप में जब बनाएंगे तो हर ग्रुप में 3 लेटर्स आएंगे। ऑब्वियस सी बात है ना, 3 का बन जाएगा आपके पास। उसने कहा है ईच कंटेन 3 लेटर्स इफ 2 C's मस्ट बी इन डिफरेंट ग्रुप्स। आपके पास जो C's हैं वो दोनों मस्ट भी है कि डिफरेंट ग्रुप्स में जाने चाहिए। सबको क्वेश्चन क्लियर है? थम्स अप मुझे इस पॉइंट पे चाहिए। क्वेश्चन सबको क्लियर है? फिर सॉल्विंग पे चलते हैं। अगर किसी को क्वेश्चन नहीं समझ आया तो पहले वो बात कर ले। सर ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन का? वो बात की बात है बेटा, पहले क्वेश्चन समझो, वो बताता हूं अभी। सबको क्वेश्चन क्लियर है बेटा? थम्स अप। ओके, अब उससे कहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द 9 लेटर्स कैन बी डिवाइडेड ईच कंटेन इन द डिफरेंट ग्रुप्स। कोई मुझे बताएगा ये परम्यूटेशन है या कॉम्बिनेशन है? सोच के बोलिएगा। कॉम्बिनेशन। कौन कह रहा है कॉम्बिनेशन? ओके, ये मार्किंग स्कीम नहीं खोलनी है। मार्किंग स्कीम मैंने जरूर खुलवाई है, वो किसी वजह से खुलवाई है, वहां से देख के कोई नहीं बताएगा मुझे। जी, ये कॉम्बिनेशन है या परम्यूटेशन है? यार सारे ही सो रहे हैं, मैं फिर नाम कॉल आउट करूं फिर सबके। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू सेज दैट परम्यूटेशन है? रेज योर हैंड्स। हाउ मेनी ऑफ यू सेज दैट कॉम्बिनेशन है? बेटा फर्स्टली दिस इज कॉम्बिनेशन। उसकी रीजन ये है, उसने ये कहीं पे भी नहीं पूछा है कि जी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताओ। उसने कहा है भाई ग्रुप्स में 3 में डिवाइड करना है, ये बताओ कि डिफरेंट वेज जिससे ये डिवीजन हो सकती है। आपको एट द एंड ऑफ द डे 3 ग्रुप्स में इनकी पोजीशनिंग करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको, राइट? तो आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास है कॉम्बिनेशन का, लेकिन इसके अंदर एक रूल एक्स्ट्रा ऐड ऑन होना है, वो हम बात करते हैं कैसे होना है। गौर से सारे इधर देखिएगा, अब कोई लिखेगा नहीं। वर्ड मेरे पास क्या है? वर्ड जो मेरे पास है दैट इज क्रोकोडाइल। थोड़ा सा नीटली सॉल्व करते हैं। उसने कहा है जी 3 ग्रुप्स हमने बनाए हैं। लेट मी से दैट दिस इज माय ग्रुप नंबर 1, ये मेरा ग्रुप नंबर 2 है, ये मेरा ग्रुप नंबर 3 है। रिपीटेड लेटर्स को पहले ही साइड लाइन कर दिया करो। सी आपके पास 2 है, ओज आपके पास भी 2 है, राइट? जब भी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आए रिपीटेड लेटर्स पहले ही साइड लाइन कर देने हैं। हर ग्रुप में भाई 3 लेटर्स ने आना है। गौर से देखिएगा, पहला सिनेरियो बना रहा हूं मैं। 3 लेटर्स इधर भी आएंगे, 3 इधर भी, 3 इधर भी। इसको डुप्लीकेट कर देते हैं इधर, इसको इधर कर दिया, और ये आ गया जी मेरे पास कॉपी। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में केसेस बनाए थे, क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास सी इधर आ गया और एक सी इधर आ गया। उससे कहा है सी शुड बी इन डिफरेंट ग्रुप्स, तो मैंने दोनों सीज को इधर मार्क कर दिया। ओ के बारे में उसने कुछ नहीं कहा है, तो मैं यहां पे कह सकता हूं एक ओ इधर पड़ा और एक ओ इधर आ गया। सारे यहां तक एग्रीड है मेरे साथ? इस केस नंबर 1 पे सबको एग्रीड है? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। लिखेगा कोई नहीं बेटा, इधर फोकस करें सारे। ओके, ये दिस इज सिनेरियो नंबर 1। अब चलते हैं सिनेरियो नंबर 2 पे। ग्रुप 1 में भी 3 ने आना है, इधर भी 3 ने आना है, इधर भी 3 ने आना है, ठीक है? C's शुड बी इन डिफरेंट ग्रुप्स। मैं कह रहा हूं
कि भाई मेरे पास एक सी इधर आ गया, एक सी इधर आ गया, ओ इधर मार्क कर रहा हूं, ओ इधर मार्क कर रहा हूं। ऐसे भी तो हो सकता है। देखो रिपीटेड लेटर सॉरी, रिपीटेड लेटर्स जो होते हैं उनका केस हमें बनाना होता है। तो पहले मैंने कहा था ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में मेरे पास ओज आ गए। अब मैं कह रहा हूं ओ जो है एक ग्रुप 1 में एक ग्रुप 3 में जाके बन सकता है ये वाला सिनेरियो। सारे मेरे साथ इस पे एग्री करते हैं? सर हम ओ को क्यों प्लेस कर रहे हैं? हमें तो उसने सिर्फ क्वेश्चन में कहा कि सी बेटा लेकिन हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम रिपीटेड लेटर्स को साथ प्लेस करते होते हैं। रिपीटेड लेटर्स को हमने हमेशा साथ डील करना होता है, इसलिए सीज को भी ले रहे होते हैं, ओर्स को भी ले रहे होते हैं। जितने भी रिपीटेड लेटर्स होते हैं उनको साथ सिनेरियो के बिल्डअप करना होता है। नो डाउट उसने सी के बारे में कहा है, लेकिन रिपीटेड लेटर्स को भी साथ देखना पड़ता है हमें। ठीक है, ओके सर। ओके जी, यहां तक सबको क्लियर है? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। ओके जी, मूविंग टूवर्ड्स दिस थर्ड केस। ये 3 लेटर्स, इधर भी 3 लेटर्स, इधर भी 3 लेटर्स। अब मैं कह देता हूं सी इधर आ गए, राइट, और यहां पे 2 ओज आ गए। सबको यहां तक सॉर्टेड है? आगे चलते हैं। फोर्थ सिनेरियो, ये 3 लेटर्स आए, ये 3 लेटर्स आए, और ये 3 लेटर्स आए। लेट मी से दैट एक सी इधर आया, एक सी इधर आया, और दोनों ओज यहां पे आ गए साथ इसके। अब याद रखिएगा, गौर से सुने, एवरीबडी स्टॉप राइटिंग। कोई बच्चा ये सोच रहा है अगर कि सर आपने ये क्यों नहीं बनाया कि यहां पे अगर सी है और यहां पे है तो आपने ये वाला डील क्यों नहीं किया कि सी एक यहां पे आ जाए, एक यहां पे आ जाए? बेटा पॉइंट समझे, ये जो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 है, 1, 2, 3 की लेबलिंग मैंने की है, उसने लेबलिंग कुछ भी नहीं की है। उसने कहा है भाई 3 ग्रुप्स बने हैं, तीनों ग्रुप्स में इस तरह के सीज टुगेदर नहीं आ सकते। तो अगर मैं यहां पे देखूं कि कोई बच्चा कहता है कि सर ऐसे भी तो हो सकता है ग्रुप 1 और ग्रुप 3 के अंदर आ जाए, तो वो बिल्कुल ठीक है, वो यही वाला सिनेरियो बनता है जो कि मैंने 1 वाला बनाया है। मैंने सिर्फ लेबलिंग कर दी है 1, 2, 3। बिल्कुल ऐसा हो सकता है 2 और 3 में आपके पास सीज लग जाए, लेकिन पॉइंट ये है वो वाला कॉम्बिनेशन और ये जो नीचे वाला बनाया है वो एक ही होगा। उसमें क्या होगा, यहां पे 3 एम्प्टी चले जाएंगे। तो वो पॉइंट ये है, लेबलिंग 1, 2, 3 की मैंने की हुई है, उसने कोई लेबलिंग नहीं किया। उसने कहा भाई 3 ग्रुप्स हैं, उसके अंदर हमने पोजीशनिंग करनी है। तो मैंने पहले 2 के हिसाब से कर लिया। अगर कोई सेकंड और थर्ड में कर देता है वो बात एक ही होगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लेबलिंग नहीं हुई भी। अगर लेबलिंग हुई होती वो कह देता है जी एक ग्रुप 1 है, एक ग्रुप 2 है, एक ग्रुप 3 है। फिर हमें 2 और 3 का भी करना पड़ता, 1 और 2 का भी करना पड़ता, 1 और 3 का भी करना पड़ता। ऐसी कोई उसने स्टेटमेंट नहीं कही है। उसने कहा 3 ग्रुप्स हैं, इसलिए मैंने 2-2 के हिसाब से बना दिया। सारों को यहां तक पॉइंट क्लियर है? थम्स अप आने चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। ओके, अब जरा मैं इसको मिटा रहा हूं। अभी किसी ने पूछा था सर आप ओस को क्यों कर रहे हो, ओस की तो उसने कहा नहीं है। बेटा याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन में जब भी डिफरेंट नंबर ऑफ सिलेक्शंस का क्वेश्चन आए, जो कंडीशन है उसको तो लेना होता है, साथ रिपीटेड लेटर्स को भी ले लेना होता है, क्योंकि हम जो सिलेक्शन लिख के देते हैं वो एम्प्टी स्पेसेस की लिख के देते हैं। प्रोबेबिलिटी में हम सारों को इंक्लूड करते हैं, सिलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी स्पेस को लिख के देते हैं, बाकियों को हम डील नहीं कर रहे होते। इसलिए जो रिपीटेड होते हैं उनको भी साथ काउंट करके लेके चलना होता है। इसलिए याद रखिएगा, सिलेक्शन जब बना रहे होते हैं तो एम्प्टी स्पेसेस के हम सिनेरियोस कॉम्बिनेशंस बना के देते हैं, रिपीटेड लेटर्स को साथ लिखना होता है। सारों को यहां तक पॉइंट क्लियर है? थम्स अप आने चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। ओके, अब गौर से देखिएगा, रिमेनिंग मेरे पास लेटर कितने रह गए हैं? कितने रिमेनिंग थे यार, बता दो क्या हो गया सबको? 2 सीज थे, 2 ओस थे, टोटल आपके पास 9 लेटर्स थे। 2 सीज 2 ओस निकल गए, रिमेनिंग मेरे पास कितने रह गए?
दैट इज गोइंग टू बी द 5 1। सारे एग्री करते हैं? अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने किए थे। अब गौर से देखिएगा हमारा सोल्यूशन क्या होगा। एवरीबडी स्टॉप राइटिंग। 5 रिमेनिंग लेटर्स रह गए। क्या मैं कह सकता हूं इन 5 में से एक लेटर उठ के इधर आएगा? सारे एग्री करते हैं इस पे? एवरीबडी, बेटा क्या हो गया सबको? कोई मुझे बताएगा ये जो रिमेनिंग 5 हैं इसमें से एक इधर आएगा, उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं? यार क्या लिख, सबको आवाज आ रही है मेरी? आज सारों को पता नहीं क्या हुआ है, सारे सो रहे हैं मुझे लगता है। बेटा अगर 5 लेटर्स हैं उनमें से एक लेटर को मुझे इस जगह पे क्रॉस वाली जगह पे प्लेस करना है, कोई मुझे बताएगा क्या लिखूं मैं? 5C1। हाँ जी, बाकियों को क्या हुआ है? कैन आई राइट ओवर हियर 5C1? लिख सकता हूं मैं ऐसे? थम्स अप चाहिए मुझे सबके इस पे। ओके, अब एक लेटर यहां पे पोजीशन हो गया, एक मुझे यहां पे पोजीशन करना है, उसके लिए क्या लिखूंगा? मल्टीप्लाई बाय 5 में से एक पोजीशन यहां पे हो गया, रिमेनिंग 4 रह गए, तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं 4C1? सारों को यहां तक एग्रीड है? क्योंकि एक लेटर जब वहां पे पोजीशन हो गया वो दोबारा नहीं हो सकता, तो एक निकल गया, 4 जो रह गए उनमें से एक यहां पे पोजीशन हो जाएगा। एक यहां पे पोजीशन हो गया, पीछे यहां पे 3 एम्प्टी स्पेसेस है और 3 ही लेटर्स बच गए हैं, तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं 3C1? सबको यहां तक सॉर्टेड है? थम्स अप मुझे इस पॉइंट पे चाहिए सबके। एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? बेटा सारे लिखना छोड़ दें, फोकस करें क्वेश्चन पे। ओके, कैसे आया? सॉरी 3C1 नहीं लिखा, गलती हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी, दैट इज शुड बी 3C3, माय बैड, thank you for correcting. This is going to be 3C3, my bad, sorry जी। यहां तक सबको क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट वाले केस के ऊपर। नेक्स्ट वाले केस पे अगर मैं जाऊं तो एक ये एम्प्टी स्पेस है, 5 लेटर्स हैं, एक यहां पे आएगा, क्या लिखूंगा मैं? 5C1। यहां पे 2 एम्प्टी स्पेसेस हैं, क्या लिखूंगा मैं? 5 में से एक यहां पे पोजीशन हो गया, 2 पीछे कितने रह गए आपके पास? 4, विच इज गोइंग टू बी 4C2। उसके बाद यहां पे 2 एम्प्टी स्पेसेस हैं, 2 यहां पे प्लेस कर गए, पीछे आपके पास 2 रह गए, तो यहां पे 2C क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहां तक सारों को एग्रीड है? थम्स अप मुझे इस पॉइंट पे भी चाहिए सबके। ओके, फिर आते हैं इस वाले पे, 2 एम्प्टी स्पेसेस है, क्या लिखेंगे? 5C2 मल्टीप्लाई बाय, यहां पे भी 2 एम्प्टी स्पेसेस है, क्या आएगा आपके पास? 5 में से 2 लेटर्स निकल गए, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 3C2 मल्टीप्लाई बाय एक एम्प्टी स्पेस है, क्या लिखूंगा मैं? 1C1। सारे यहां तक एग्रीड है मेरे साथ इस वाले थर्ड केस पे? सबको एग्रीड है? थम्स अप। ओके, उसके बाद इस लास्ट वाले पे आते हैं, 5 लेटर्स है, 2 की यहां पे स्पेस है, क्या लिखूंगा? 5C2 मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद क्या होगा आपके पास? 3 लेटर्स बच जाएंगे, यहां पे लग जाएंगे, तो क्या कहूंगा मैं? 3C3। सारों को यहां तक क्लियर है? एवरीबॉडी? बेटा किसी को नहीं समझ आया प्लीज पूछ लें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं सबको एक्सप्लेन होना चाहिए। ओके जी लेकिन ये आंसर नहीं है, राइट? ये आंसर क्यों नहीं है? गौर से सारे सुनिएगा। बेटा मैंने अभी एक बात आप लोगों को एक्सप्लेन की है, मैंने कहा है, मैंने जब यहां पे ड्रॉ किया था मैंने कहा था कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि सी इधर और इधर लग जाए तो उसकी थिंकिंग ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है वो सिनेरियो ऑलरेडी बिल्डअप हो गया है। अब यहां पे जो गलती है वो क्या है, गौर से देखिएगा। मेरे पास वर्ड था क्रोकोडाइल, जिसमें से हमने 2 सीज को कैंसिल आउट कर दिया है, 2 ओज को कैंसिल आउट कर दिया है। रिमेनिंग जो 5 लेटर्स थे उनकी ये पोजीशनिंग क्रॉसेस पे है,
ये जो मैंने पूरे फिगर पे क्रॉसेस मार्क किए हैं उनमें कौन से लेटर्स आएंगे? ये जो आपके पास रिमेनिंग आर, डी, आई, एल और ई है, ये जहां पे आएंगे ये आपके पास ये क्रॉसेस वाली जगह पे आएंगे। इनके लिए हम लोगों ने किया 5C1, फिर एक प्लेस हो गया, फिर हमारे पास क्या बना 4C1, फिर जो रिमेनिंग रह गए 3C3 किया, राइट। अब यहां पे एक चीज समझो, गौर से देखो। अगर मैं कहता हूं एवरीबॉडी ओवर हियर स्टॉप राइटिंग, कोई लिखेगा नहीं। अगर मैं कहता हूं COR यहां पे प्लेस हो गया, ठीक है, COD यहां पे प्लेस हो गया, ILE यहां पे प्लेस हो गया, लेट्स से ये वाली प्लेसिंग हो गई, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है एक वो कॉम्बिनेशन बनता है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे हो जाए कि COD यहां पे पोजीशन हो जाए, CO और R यहां पे पोजीशन हो जाए, ILE ये पोजीशन हो जाए, तो ये वाली भी पोजीशन बनती है। सारे एग्री करेंगे मेरे साथ? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। सिंपल सिंपल मैं लेटर्स को पोजीशन कर रहा हूं। अब पॉइंट यहां पे ये है, देखो बेटा उसने ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 लेबलिंग नहीं की है, ये मैंने की है ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके 3 ग्रुप्स बन रहे हैं, राइट। तो अगर R यहां पे पोजीशन हो जाता है और D यहां पे चला जाता है, एक और कॉम्बिनेशन बनता है जिसमें D यहां पे आ जाए और R यहां पे आ जाए, तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो दोनों कॉम्बिनेशंस मैंने यहां पे लिखे हैं, these two combinations become exactly the same one, ये सेम कॉम्बिनेशंस बन गए। तो आपके पास अगर ये सेम कॉम्बिनेशन है, तो अगर आप लोगों को याद हो रेपिटेशन के लिए हम क्या करते होते थे, रेपिटेशन के लिए वो जितनी दफा रिपीट हो रहे होते थे उसको हम डिवाइड में भी लिखते थे। तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो मेरे पास दोनों कॉम्बिनेशंस बने हैं, ये दोनों कॉम्बिनेशंस मेरे पास क्या हो गए? दे आर द रिपीटेड वंस। सारे एग्री करते हैं इस पे? भाई लेबलिंग 1 2 3 मैंने की हुई है, लेबलिंग ऐसी क्वेश्चन में नहीं है। अगर क्वेश्चन में होती तो डिफरेंट सिनेरियो बनता। ये 1 2 3 की लेबलिंग मैंने की है, तो अगर R 1 पे चला जाए और D यहां पे आ जाएगा और यहां पे D यहां पे चला जाए, यहां पे R बन जाए, तो अगर हम देखें भाई ये तीनों ग्रुप्स जो है, ये तीनों जो आपके पास ग्रुपिंग हुई है, ये जो मैंने यहां पे दोनों लिखी है, ये एग्जैक्टली 3 सेम ग्रुप्स बन गए। तो क्या मैं इसको डिवाइडेड बाय यहां पे रेपिटेशन के लिए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? सारे इस पॉइंट पे एग्री करते हैं मेरे साथ? थम्स अप चाहिए। अगर किसी को नहीं समझ आया तो प्लीज मुझसे पूछे, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। फिर से प्लीज दोबारा एक्सप्लेन करिए। दोबारा देखो मैंने ये कहा नूर, ग्रुप 1 में एक पोजीशन पे यहां पे एक लेटर ने आना है, एक ने यहां पे आना है, ऐसे ही है ना? ये एम्प्टी स्पेस है हमारे पास, ऐसे ही है बच्चे? ओके। मैंने ये कहा लेट्स से R इधर आ गया, तो ये बना COR और ये COD बन गया। एग्रीड है? यस सर। ओके। फिर कॉम्बिनेशन हुआ, D यहां पे आ गया, COD बन गया और R यहां पे बन गया। तो अगर हम देखें ये वाला और ये वाला जो है, क्या एग्जैक्ट सेम ही नहीं है? मैंने अभी एक बात बोली है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 को मत देखो, ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 मैंने लिखा है सिर्फ ताकि पता चल जाए यार 1 2 3 बन रहे हैं। अगर ये ना लिखा हो, फॉर एग्जांपल ये 1 और 2 मैं हटा दूं, तो क्या आप मुझे कह सकते हो कि सर ये वाला जो है और ये वाला जो है ये तो एग्जैक्टली सेम है, एक सिर्फ ग्रुप इसमें COR बन रहा है, एक उसमें COR बन रहा है, तो ये वाला एग्जैक्ट सेम नहीं हो गए? यस सर। तो क्या अगर रेपिटेशन हो जाए, जैसे हमारे पास किसी लेटर में 2 एज रिपीट हो रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, रेपिटेशन को हमेशा नीचे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो मेरे पास यहां पे ये दोनों जो है वो रिपीटेड नहीं हो रहे, रिपीटेड नहीं है। यस सर। तो इसके लिए हम क्या, थर्ड ग्रुप को क्यों नहीं ले रहे हम? थर्ड ग्रुप में भी तो देखो रिपीट हो रहा है, ILE और ILE एग्जैक्ट रिपीट हो रहे हैं, जो रिमेनिंग 3 बच गए। ठीक है, तो एग्जैक्ट रेपिटेशन हो रही है हमारे पास, तो इसमें मैं कह सकता हूं डिवाइडेड बाय रेपिटेशन को करते होते हैं 2 फैक्टोरियल। मैंने सिर्फ एग्जांपल R और D के लिए, हो सकता है I और L के साथ भी हो जाए, हो सकता है L और E के साथ भी हो जाए, लेकिन होगा जब तो वो 2 सेम रिपीट हो जाएंगे। एग्री करते हो आप इस पे?
Yes, sir, understood. ओके, ये एक और जगह पे भी काम हो रहा है, गौर से देखिएगा, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ये ए स्टार क्वेश्चन ऐसे ही नहीं है, ये काम एक और जगह पे भी होगा। वो कहां पे होगा? वो थर्ड जगह पे होगा। गौर से देखिएगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल हमारे 5 लेटर्स कौन से बचे थे? ये 5 लेटर्स बच गए थे, ऐसी है। एवरीबॉडी ओवर हियर, लेट्स से मैं कहता हूं C R और D इधर आ गए, C I L इधर आ गए, O O और E इधर आ गए। हो सकता है ये? एग्री करते हैं सारे मेरे साथ? सिंपल सिंपल 2 लेटर्स को पोजीशन कर दिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि C I और L इधर चले जाए, C R और D इधर चले जाए, और पीछे आपके पास क्या होगा? O O E इधर हो जाएगा। क्या अब अगर आप लोग देखो तो क्या वही वाला सिनेरियो दोबारा से नहीं हो रहा कि इधर वाला जो है और इधर वाला जो है वो एग्जैक्ट सेम रिपीट हो रहे हैं, और यहां पे भी देखो O O E बन रहा है और O O E बन रहा है। क्या यहां पे भी एग्जैक्ट रेपिटेशन हो रही है? सारे एग्री करते हैं इस पे? नूर एग्रीड है? Yes, sir. तो फिर क्या करूं इसके साथ में? व्हाट वी आर गोइंग टू डू? So divided by factorial. यस, तो डिवाइडेड बाय आपके पास इधर क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल। अब जरा कैलकुलेटर पकड़े सारे। मुझे बताएं सबसे पहले इधर वैल्यू क्या आती है इसको सॉल्व करके। 5C1 इंटू 4C1 इंटू 3C3 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल कीजिएगा। 10 है कितनी आती है? 10 10। ओके, अब इस वाले को सॉल्व करो। 5C1 इंटू 4C2 इंटू 2C2 कितनी आती है जी? 30 ओके, इस वाले को सॉल्व करो। 5C2 इंटू 3C2 इंटू 1C1 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल क्या आता है? 15 ओके, लास्ट वाले को करो। 10 सबको ऐड करें। क्या आता है? 65। राइट जी। सबको पहले तो मुझे बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ है? समझ में आया है क्या हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर? पहले तो वो बात करें। अगर नहीं आया बेटा दोबारा पूछ ले, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन को समझ के उठना है। सर रेपिटेशंस कौन सी थी जो हम डिवाइड करवा रहे थे? बेटा रेपिटेशन वो वाली थी जो देखो यहां पे क्या था? CO और CO ये सेम वाले ग्रुप में चले गए थे। इनके साथ अगर एक एक लेटर और आ जाएगा तो वो रिपीटेड बन जाएगा, वो सेम केस बन जाएगा। इसी तरीके से थर्ड में क्या था? एक में C लिखा था, दूसरे में भी C लिखा था। इनके साथ जब 2 लेटर्स और आएंगे तो वो भी रिपीटेड में काउंट होंगे। तो इनके साथ हमने 2 फैक्टोरियल डिवाइड किया। ठीक हो गई बात? सर तो अगर हम B और R की जगह कोई और लेटर्स देंगे उनकी भी रेपिटेशन ऐड होनी पड़ेगी। B और R कौन सा? जो हमने फर्स्ट सिनेरियो में हमने R और D लिया है, अगर हम इसकी जगह I और L लेते हैं हाँ तो ले लो। वो भी रिपीट होगी। तो वो दो बेटा पॉइंट ये है, C और O जो 2 लिखे हुए हैं उनके साथ जो भी लेटर आएगा वो रिपीटेड के अंदर काउंट होगा। तो वो रिपीटेड के लिए हमने ऑलरेडी 2 फैक्टोरियल होगा तो 2 ही रिपीट होंगे ना, तो उसके लिए हमने 2 फैक्टोरियल तो कर दिया। वो 2 फैक्टोरियल क्या कर रहा है? वो रिपीटेड के लिए जो भी भाई उसके साथ प्लेस होगा वो रिपीटेड के अंदर काउंट हो जाएगा। बेशक उसके साथ जो है वो I और L आ जाए, बेशक उसके साथ जो है वो D और E आ जाए, जो मर्जी आ जाए। अभी क्लियर है?
सर तो नीचे 2 फैक्टोरियल से ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि नहीं, रिपीट 2 ही होंगे, रिपीट आपके पास 2 ही लेटर्स हो रहे होंगे, क्योंकि देखो आप लेटर्स क्यों देख रहे हो, एक सेकंड ठहरो यार, मैं ये आईपैड को चार्जिंग पे लगाऊं। ओके, हाँ जी अफी, आप कह रहे हो कि इधर 2 से ज्यादा नहीं आएंगे। बेटा आप लेटर्स को नहीं देखो, हम जो ग्रुप्स बना रहे हैं, 3 ग्रुप्स जो बना रहे हैं, हम कह रहे हैं ग्रुप रिपीट होगा। ये वाला जो ग्रुप है, इधर देखो, ये वाला जो ग्रुप है और ये वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप रिपीट हो रहा है, लेटर्स की बात नहीं हो रही। मैंने कहा है सेम, अभी नूर ने मुझसे पूछा तो मैंने उसको बना के यही तो एक्सप्लेन किया है कि क्या मैं कह सकता हूं ये वाला और ये वाला जो ग्रुप है वो सेम है, और इधर से ये वाला और ये वाला ग्रुप सेम है, ग्रुप रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल कर रहे हैं। हाफिज क्लियर हुआ है? ओके सर, गॉट इट। ठीक है, पॉइंट यहां पे देखो, जो हफी ने मुझसे पूछा है वो यही कह रहे हैं कि सर लेटर्स बहुत सारे आएंगे तो उनके लिए ज्यादा नहीं होना चाहिए। बेटा हम यहाँ पे लेटर्स की तो बात ही नहीं कर रहे, मैंने ये कहा है कि जब हमारे पास यहाँ पे प्लेस होगा तो ये वाला ग्रुप और ये वाला जो ग्रुप होगा वो एग्जैक्ट सेम बन जाएगा। तो 2 ग्रुप्स भी रिपीट हुए, तो उसके लिए हमने क्या किया है, दैट इज 2 फैक्टोरियल, बिकॉज 2 ग्रुप सेम हो गए। अगर लेट्स से तीसरे पे भी होता तो डिवाइडेड बाय मैं 3 फैक्टोरियल करता, क्योंकि 3 ग्रुप्स रिपीट हो रहे होते, 3 ग्रुप्स सेम बन गए होते। तो यहाँ पे हम लेटर्स को इंडिविजुअली नहीं देख रहे, मैंने लेटर्स को यहाँ पे नो डाउट लिखा जरूर है, लेकिन यहाँ पे लेटर्स को मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है कि भाई आर यहाँ पे आ गया, डी यहाँ पे आ गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये वाला जो ग्रुप है और ये वाला जो ग्रुप है वो ग्रुप ऐसा रिपीट हो रहा है, तो ग्रुपिंग्स के साथ देख रहे हैं हम, लेटर्स को नहीं देख रहे हैं, हम ग्रुप्स को चेक कर रहे हैं यहाँ पे। सारों को बेटा ये पॉइंट क्लियर हुआ है? ओके, अब आपको इसकी मार्किंग स्कीम जरा सारे खोले। खोले जी मार्किंग स्कीम इसकी, और मुझे बताएं उसमें आंसर क्या लिखा हुआ है। 80, 80 लिखा हुआ है, हमारा क्या आ रहा है? 65। गलत आ रहा है। नो सर, हमारा सही है। क्यों? सही क्योंकि वो हमने क्या कहते हैं जो रेपिटेशन वाला उसमें 2 फैक्टोरियल से हमने डिवाइड भी किया ना, और मार्किंग स्कीम में इसमें डिवाइड भी किया हुआ हमने 1। अब आपको एक चीज दिखाते हैं, सबके पास मार्किंग स्कीम है ना? एवरीबॉडी हैज ओपनड इट, सबने आंसर देख लिया वहां पे? नाउ लेट मी शो यू द आंसर। ये मेरे पास मार्किंग स्कीम है, दिस इज मई जून 2022 5-2, ठीक है? आए जी चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। ये देखें जी, 6A हमने निकाला, B 1800 आया, C 150 आया। ये देखें जी, दिस इज द आंसर। जो आप लोगों के पास मार्किंग स्कीम है, दैट्स द वन जो कि एग्जामिनर ने पहले सेंड की, उसके बाद एग्जामिनर को अपनी गलती समझ आई, उसने इसको अपडेट करके दोबारा से सेंड की। दिस इज द ऑथेंटिक मार्किंग स्कीम। इसके अंदर उसने दोनों जगह पे 2 फैक्टोरियल डिवाइड किया हुआ है। आपकी जो मार्किंग स्कीम है उसमें उसने एक जगह पे 2 फैक्टोरियल पे डिवाइड किया हुआ है, एक जगह पे नहीं किया हुआ। अब बच्चे वहां पे कंफ्यूज होके बैठे हुए हैं कि जी सर वो एक जगह पे अगर 2 पे डिवाइड हो रहा है तो फिर बाकी जगह पे क्यों नहीं हो रहा? तो वो पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल वैलिड है कि वो कंफ्यूजन क्रिएट होती है। आप लोगों की जो बुक्स है, जो आपकी ये क्या कहते हैं टॉपिकल बुक्स है, उसमें भी वही आंसर लिखा हुआ है 80।
अब वो 80 सेंस ही नहीं बनती है। बच्चों का पॉइंट वहां पे बिल्कुल वैलिड है कि सर एक जगह पे 2 पे डिवाइड हो रहा है, एक जगह पे नहीं हो रहा। भाई अगर होगा तो दोनों जगह पे होगा, और वो दोनों जगह पे इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला सिनेरियो है और जो थर्ड वाला सिनेरियो है, इसके अंदर रिपीटेड होते हैं दोनों ग्रुप्स। दो ग्रुप्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो इन दोनों के केस में 2 फैक्टोरियल जो है वो डिवाइड हो रहा है दोनों जगहों पे। मार्किंग स्कीम जो आप लोगों के पास है उसमें एक जगह पे उसने किया है, एक जगह पे उसने किया ही नहीं है, तो उसने फिर बाद में अपडेटेड मार्किंग स्कीम भेजी है। किसी को अगर ये चाहिए तो इसकी पिक्चर ले ले बेशक, ये अपडेटेड मार्किंग स्कीम है, इसमें उसने उसको अपडेट करके अपनी करेक्शन को मार्क करके दिया हुआ है। तो आपके पास जो मार्किंग स्कीम है वो गलत है इस केस के अंदर। ये वाली जो मार्किंग स्कीम है दैट इज द ओरिजिनल मार्किंग स्कीम, और इसमें आंसर 65 है। सबको यहां तक क्लियर है? तो पॉइंट सिर्फ इतना समझाने का है कि मार्किंग स्कीम भी गलत हो जाती है। हमारे पास वो होते हैं जिसके अंदर ये पड़ी होती है जो अपडेटेड एग्जामिनर करके देता है, तो इस केस में परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ऐसी गलतियां बनी हुई हैं। इज दैट क्लियर विद एवरीवन? ओके जी, I hope this question is clear to everyone. This was a damn important question and a pure A*1 permutation combination का, इससे ज्यादा मुश्किल एग्जामिनर दे नहीं सकता है, तो ये भी मैंने आप लोगों को करवा दिया, राइट? ये आपकी वर्कशीट के क्वेश्चंस है, इनको जरा प्रैक्टिस कीजिएगा। पूरा 1 घंटा ले लिया यार ये क्वेश्चन ने। Okay, ji. The next question which we have, it says that find how many numbers between 5,000 to 6,000 can be formed from the digit 1, 2, 3, 4, 5, 6 if no digit are repeated. अच्छा बेटा, अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो उसने हमें कहा है कि वी आर सपोज टू मेक द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स, राइट? हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। नंबर्स जो हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब ये जो मेरे पास नंबर्स हैं ये 6 नंबर्स हैं, राइट? हमें कहना है कि कितने नंबर्स वो फॉर्म कर सकता है 5,000 से 6,000 के दरमियान, राइट? और उससे फर्स्ट का है नो इफ नो डिजिट कैन बी रिपीटेड। अब देखो होगा क्या, रिपीट कोई नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 5 है, राइट? ये 0, 0, 0। अब इन 3 जगहों पे हमें कोई ना कोई नंबर इनमें से, ये जो 6 नंबर्स हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 में से एक नंबर को यहाँ पे प्लेस करना है, राइट? उसने फर्स्ट कंडीशन ये दी है कि कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं हो सकता है, नो नंबर कैन बी रिपीटेड, राइट? तो अब अगर मैं यहाँ पे एक चीज नोट करूं तो 5 ऑलरेडी पोजीशनड है ओवर है, तो 5 को भाई मैं प्लेस नहीं कर सकता, राइट? रिमेनिंग कितने रह गए बेटा? 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन 5 में से एक इधर आएगा, तो सबसे पहले इधर क्या लिख दूंगा 5C1, क्योंकि सिलेक्ट करना है यहाँ पे, एक को पोजीशन करना है। ठीक होगी बात? एक यहाँ पे पोजीशन आ गया, रिपीट नहीं हो सकते। अब जो रिमेनिंग, लेट्स से 6 यहाँ पे आ गया, तो रिमेनिंग जो रह गए हैं उनमें से नेक्स्ट यहाँ पे आएगा, तो उसके लिए यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 4C1, राइट? क्योंकि रिपीट नहीं हो सकते, तो हमारे पास पहले 5 को मैंने कैंसिल आउट कर दिया, जो रिमेनिंग रह गए थे नंबर्स 1, 2, 3, 4 और 5, इनमें से एक नंबर यहाँ पे मैंने पोजीशन कर दिया, 5C1 आ गया, फिर 4C1 आ गया, फिर जो रिमेनिंग 3 रह जाएंगे 3C1, उनमें से एक यहाँ पे आ जाएगा। तो अब अगर मुझे अपना आंसर निकालना है, सो दैट इज गोइंग टू बी 5C1 मल्टीप्लाई बाय 4C1 मल्टीप्लाई बाय 3C1। तो 5C1 कितना होता है बेटा? दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 4C1, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, so that is going to give us the answer which is going to be 60। ठीक होगी बात? फिर उसने कहा है नेक्स्ट पार्ट में, उसने कहा है अभी भी बताओ कितने नंबर्स आपके पास फॉर्म हो सकते हैं इफ और रिपीटेड डिजिट्स आर अलाउड। अब वो कह रहा है भाई रिपीटेड अलाउड है, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे बेटा? वो ये 6 थे, डुप्लीकेट कर लेते हैं, यहां पे ले आते हैं। अब वो कह रहा है भाई रिपीटेड नंबर्स भी अलाउड है,
ठीक है, तो सबसे पहले ये जो मैंने 5 को कैंसिल आउट किया था इसको अब इंक्लूड कर देते हैं, भाई ये भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड। अब दोबारा से मैं इसको पकड़ता हूं, राइट, 5000 से 6000 के दरमियान में नंबर्स देखने हैं। अब उसने कहा रिपीटेड डिजिट्स अलाउड है, तो कोई भी नंबर आ जाए, भाई 6 नंबर है उनमें से एक ने आना है, तो 6C1 सबसे पहले करेंगे, फिर उसके बाद यहां पे दोबारा से 6C1 हो सकता है, फिर उसके बाद दोबारा से यहां पे भी 6C1 हो सकता है, क्योंकि उसने कहा है रिपीटेड डिजिट्स अलाउड है। तो 6C1 बेटा 6 होता है, मल्टीप्लाई बाय 6 होता है, मल्टीप्लाई बाय 6C1 दोबारा से 6 होता है, तो 6 into 6 into 6 कितना होता है, दैट इज गोइंग टू बी 216, दैट फॉर्म्स अस द आंसर। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। जल्दी से नोट डाउन कर ले, उसके बाद फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं इस क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे बेटा उसने हमें कहा क्या है, वो और से देखिएगा, दिस इज येट अगेन अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। उसने हमें इस क्वेश्चन में कहा क्या है, कहता है 9 कार्ड्स ईच ऑफ डिफरेंट कलर्स आर टू बी अरेंज्ड इन अ लाइन, ठीक है। 9 हमारे पास कार्ड्स हैं जिनको हमने एक लाइन में अरेंज करना है। कहता है हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ 9 कार्ड्स आर पॉसिबल। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही आसान है, उसने कहा है 9 डिफरेंट कलर के कार्ड्स हैं, इनको अरेंज करना है। तो अरेंजमेंट जब भी आ जाए पहली चीज जेन में आ जानी चाहिए, दैट इज परम्यूटेशन, ठीक है। तो 9 डिफरेंट कार्ड्स है, स्ट्रेट अवे क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 9 फैक्टोरियल, या फिर अगर आप चाहें तो 9p9 भी कर सकते हैं। तो इधर से हमारे पास जो वैल्यू आती है बेटा, दैट इज गोइंग टू बी 362,880, राइट। फिर उसने सेकंड पार्ट में कहा है, कहता है द 9 कार्ड इंक्लूड्स अ पिंक कार्ड एंड अ ग्रीन कार्ड, हाउ मेनी डिफरेंट डू नॉट हैव पिंक नेक्स्ट टू ईच अदर। बेटा फर्स्ट पार्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का देखे, उसमें मैंने डू नॉट के बारे में बड़ी डिटेल से बताया हुआ है। डू नॉट, राइट। अगर तो दो हो तो आपके पास दोनों ऑप्शंस है, आप टुगेदर का निकाल के टोटल में से माइनस कर दो, राइट। अगर आपके पास 2 कार्ड्स का वो डू नॉट पूछता है ना, तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, उसने कहा है कि जी आपके पास पिंक और ग्रीन शुड नॉट बी डू नॉट टुगेदर। 9 कार्ड्स थे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 and this is 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। उसने कहा आपके पास 2 कार्ड्स हैं, एक पिंक है एक ग्रीन है, ये क्या होने चाहिए, डू नॉट टुगेदर। तो सबसे पहले टुगेदर निकाल लेते हैं। टुगेदर के लिए क्या बनेगा बेटा हमारे पास, याद रखें 2 है इसलिए हम ये काम कर पा रहे हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा। टुगेदर के लिए क्या बनेगा, सबसे पहले एम्प्टी को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये आ गया जी 8। सो दिस इज गोइंग टू बी 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय इन दोनों की आपस के अरेंजमेंट के लिए 2 फैक्टोरियल, राइट। ये टुगेदर आ गया। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट वो क्या बनेगी, पिछले पार्ट में फाइंड करिए 9 फैक्टोरियल। डू नॉट टुगेदर वो कैसे होगा, दैट विल बी 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। तो यहां से अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो यहां पे मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 282240, दैट इज द आंसर फॉर अस, राइट जी। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। फिर उसने कहा है कंसीडर ऑल पॉसिबल चॉइसेस ऑफ 3 कार्ड्स फ्रॉम 9 कार्ड्स विद 3 कार्ड्स बीइंग अरेंज्ड इन अ लाइन, ठीक है। कहता है हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स इन टोटल ऑफ 3 कार्ड्स आर पॉसिबल। अच्छा, अब वो बेटा आपसे ये कह रहा है कि आपके पास 9 कार्ड्स जो हैं वो आपके पास सिलेक्ट 9 में से 3 कार्ड्स को हमने सिलेक्ट किया, राइट। वो आपसे पूछ ये रहा है कि इसकी कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स बन सकती है। अब वो कह रहे हैं 9 में से आपने 3 कार्ड सिलेक्ट करने हैं और उसने कहा हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ टोटल 3 इज पॉसिबल। आपने सिर्फ सिलेक्ट नहीं करने,
उसकी अरेंजमेंट भी बतानी है कि भाई उन 3 कार्ड्स को जो आपने सिलेक्ट किए हैं, जिसमें से आपके पास एक पिंक भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, उनकी अरेंजमेंट्स बतानी है। ठीक है, सिलेक्ट भी करना है फिर अरेंज भी करना है। गौर से देखिएगा कैसे कर सकता हूं मैं। लेट मी ऐड अ पेज ओवर हियर। सबसे पहले गौर से देखिएगा, इधर से आपका एक डाउट भी क्लियर करते हैं। सबसे पहले अगर मुझे सिलेक्ट करना है, राइट, तो सिलेक्शन इज रिलेटेड टू द कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो 9 में से पहले 3 सिलेक्ट होंगे, तो वो मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 9C3। ये मुझे क्या बता देगी, ये मुझे सिलेक्शन कर देगी, सिलेक्शन ऑफ 3 कार्ड्स। ठीक है, उसने ये नहीं कहा सिर्फ सिलेक्ट करो, उसने कहा सिलेक्ट भी करो और उनको अरेंज भी करो। तो अरेंजमेंट कैसे होती है, वो परमुटेशन से होती है। तो 3 कार्ड्स की अरेंजमेंट करनी है, दैट विल बी 3 फैक्टोरियल। ये आ गई जी अरेंजमेंट। तो फाइनल आंसर कैसे बनेगा बेटा, दैट विल बी 9C3 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। तो यहां से मेरे पास अगर हम इसको सॉल्व करें तो दैट इज गोइंग टू बी, कैलकुलेटर से करते हैं जी, 9C3 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, सो दैट इज 504। एक इसका सॉल्यूशन ये है, एक और भी सॉल्यूशन है इसका, और करके कर रहा हूं मैं यहां पे। वो हमारे पास क्या है, वो ये है कि 9 में से आपको 3 कार्ड सिलेक्ट करने हैं और उनकी अरेंजमेंट भी करनी है। तो बेटा अगर आप स्ट्रेट अवे कर दो 9P3, तो इसकी वैल्यू अगर आप अपने कैलकुलेटर से देखोगे तो वो आपके पास स्ट्रेट अवे आ जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 504। तो बेटा याद रखें, जो हम परमुटेशन पी करते हैं ना, वो 2 काम इकट्ठे कर देती है। एक, वो सिलेक्ट भी कर देती है और अरेंज भी कर देती है। इसलिए मैंने दोनों से करके दिया है ताकि आपका एक डाउट यहां पे क्लियर करें हम। देखें बेटा, 9P3 करने से होगा क्या कि वो 9 में से 3 कार्ड्स को सिलेक्ट भी कर देगी और उनको अरेंज भी कर देगी। Whereas when you are going to do 9C3, वो सिर्फ और सिर्फ उनको सिलेक्ट करेगी, उसके बाद उनकी अरेंजमेंट के लिए आपको 3 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर है कि जो आपके ज़हन में इजीली बैठ जाता है, इजीली कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है, उससे आप कर लो। ठीक है, तो याद रखिएगा, परमुटेशन में जब हम पी कर देते हैं तो वो सिलेक्ट भी कर देती है और अरेंज भी कर देती है, वो सारों को कंबाइन करके आंसर दे देते हैं। कॉम्बिनेशन का जो सी है वो सिर्फ सिलेक्शन करता है, उसके बाद उसकी अरेंजमेंट हमें परमुटेशन से करनी पड़ती है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। फिर उसने नेक्स्ट क्या कहा है, कहता है हाउ मेनी ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ 3 कार्ड्स इन पार्ट नंबर 3 कंटेन्स अ पिंक कार्ड। वो कहता है कितनी अरेंजमेंट्स ऐसी होंगी उसमें पिंक कार्ड हो। याद रखिएगा, पिंक कार्ड एक है आपके पास। जो 9 का आपके पास डेक है, 9 में से 9 जो कार्ड्स हैं टोटल, उसमें से 1 पिंक है, 1 पिंक कार्ड है। ठीक है, तो रिमेनिंग हमारे पास जो आ गए, इसको पहले ही सेपरेट आउट कर देते, 8 रिमेनिंग बच गए। याद रखिएगा, हमें 3 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। उससे कहा है कंटेन 1 पिंक कार्ड, तो एक पिंक कार्ड है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 1C1। ये तो उसने कहा है ये कंटेन होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग जो 8 रह गए, इनमें से मुझे कितने लेने पड़ेंगे बेटा, 8C2 करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिमेनिंग 8 रह गए उनमें से 2 पिक करने पड़ेंगे। ये बेटा क्या आया मेरे पास, ये जो मेरे पास आंसर देगा, ये मुझे सिलेक्शन बताएगा कि भाई ये सिलेक्शन ऐसे हो सकती है जिसमें एक पिंक कार्ड हो। अरेंजमेंट भी करनी है, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल। तो ये 3 फैक्टोरियल मुझे कौन सा आंसर देगा कि भाई ये जो 3 कार्ड्स आपने सेलेक्ट किए उनकी अरेंजमेंट कैसे हो सकती है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो दैट इज गोइंग टू गिव अस द फाइनल आंसर व्हिच इज गोइंग टू बी 168 एंड दैट बिकम्स द आंसर फॉर अस। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। फिर उससे हमें नेक्स्ट क्या कहा है, कहता है हाउ मेनी ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ 3 कार्ड्स इन पार्ट 3 डू नॉट हैव पिंक नेक्स्ट टू ग्रीन कार्ड। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। वो कहता है कि भाई 3 की सिलेक्शन हो लेकिन उसमें पिंक नेक्स्ट टू ग्रीन नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा 2 है यहां पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गौर से देखिएगा, सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स।
टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैसे आएंगी भाई? कोई भी 9 में से 3 कार्ड्स आ जाएं, मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, राइट? तो ये मेरे पास कितना आंसर बनता है? ये हमने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी निकाला हुआ है 5C4। ये आगे जो टोटल नंबर कि भाई किसी भी तरीके से 9 में से 3 कार्ड्स आ जाए और उनकी अरेंजमेंट हो जाए। फिर हम निकालते हैं पिंक एंड ग्रीन कार्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, राइट? उसके लिए कैसे होगा? सबसे पहले पिंक कार्ड को सिलेक्ट करना है। गौर से देखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले देखो बेटा, यहां पे सिलेक्शन होनी है। तो एक पिंक कार्ड है 1C1 कर दिया, एक पिंक कार्ड है उसको सिलेक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय एक ग्रीन कार्ड है उसको भी सिलेक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 3 कार्ड्स पहले सिलेक्ट करने हैं। तो एक पिंक आ गया, ये वाला पिंक है, ये वाला क्या है? ग्रीन है। अभी एक कार्ड रहता है तो वो किस में से आएगा? दैट इज गोइंग टू बी 7C1, राइट? जो रिमेनिंग है उनमें से कोई भी कलर का आ जाए। ये मेरे पास इनकी सिलेक्शन हो गई है। ये जो मेरे पास है दैट इज दी सिलेक्शन। अब करेंगे इनकी अरेंजमेंट। हम यहां पे ढूंढने निकले हैं, ये मेरे पास आई है इनकी सिलेक्शन, ऊपर लिख भी देता हूं। उससे हमें क्वेश्चन के सिनेरियो में कुछ कहा है, इसको मैं नीचे लेके जा रहा हूं। उसने क्वेश्चन के सिनेरियो में एक बात कही है कि पिंक एंड ग्रीन शुड नॉट बी नेक्स्ट टू ईच अदर। तो हम निकालते हैं नेक्स्ट टू ईच अदर। नेक्स्ट टू ईच अदर के लिए क्या करेंगे? गौर से देखें, ये मेरे पास 3 कार्ड्स आ गए, ठीक है? ये बॉक्स, ये पिंक आ गया, ये ग्रीन आ गया, ठीक है? इन दोनों की आपस की अरेंजमेंट भी होगी। उसके लिए क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय ये इकट्ठे मूव करेंगे तो 1 और 2, उसके लिए मल्टीप्लाई बाय होगा 2 फैक्टोरियल। ये मेरे पास जो आया है दिस वन, ये मेरे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? दिस इज रिप्रेजेंटिंग अरेंजमेंट। ये क्या आंसर आया कि भाई पहले पिंक कार्ड, ग्रीन कार्ड और एक डिफरेंट कलर का सिलेक्ट हो गया, उसके बाद 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल रिप्रेजेंट कर रहा है अरेंजमेंट को, कि उनकी अरेंजमेंट कैसे होगी। मैंने ये निकाली है टुगेदर, पिंक एंड, ये लिखा भी हुआ है मैंने, पिंक एंड ग्रीन कार्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है? इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। 1C1 दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा? 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट गिव्स अस द आंसर व्हिच इज गोइंग टू बी 28। ये मेरे पास क्या आ गया? इनके टुगेदर की या नेक्स्ट टू ईच अदर कह लो, ठीक है? हमें निकालना है नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स नॉट टुगेदर की। वो क्या बनेगा? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी निकाली थी? ये देखो, ये लिखा हुआ है हमने 504 -28, तो कितना आ गया हमारे पास? दैट इज गोइंग टू बी 476। दैट इज द फाइनल आंसर फॉर अस, राइट जी? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. This is how you are supposed to solve these type of question. This question is damn important. इसको इस तरीके से हमने solve करना होता है.